हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सोच होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास टेंथ अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूँ। जी प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। और आप लोग ये मत समझिएगा कि आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी है, लेकिन देखिए इस पर आपको नोट्स के साथ समझाया जा रहा है, प्रूफ के साथ समझाया जा रहा है, और साथ में इसका मैं पीडीएफ देने वाला हूँ। इसको पढ़ने के बाद में आप जो है केमिस्ट्री में 100 में 100 ला सकते हैं। केमिस्ट्री में आप 100 में 100 पक्का है ला सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री में आपका एक भी नंबर नहीं करेगा। ये ऐसा इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। और इसका वन शॉट पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ केवल एक वीडियो में। मात्र आप एक वीडियो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, मात्र ये आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वन शॉट होने वाला है। यहाँ पर देखिए जितने भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। उसके लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई है। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों को धातु और धातु को किस क्रम में उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको धातु और धातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के लक्षण, मतलब धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। ये आप सब क्या धातु है। देखिए मैंने धातु का ट्रिक भी बताया कि धातु को कैसे पहचानते हैं और अधातु को कैसे पहचानते हैं। इसका भी ट्रिक हमने बता दिया, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये आपके 4 उदाहरण रहे धातु के और 4 उदाहरण रहे आपके अधातु के। तो ये आपका कुछ बेसिक था जो आपको जानना जरूरी था। आपको कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है। समझ में आ गया। तो हमने बता दिया कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व आपका अधातु है। आइए आगे देखते हैं। अब भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। क्या भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। गुणधर्म इधर लिखा है, धातु में इसका क्या होता है और धातु में क्या होता है। गुणधर्म की बात कर लेते हैं। देखिए गुणधर्म आपका 5 नंबर में पूछ लेता है बोर्ड परीक्षा में, 4 नंबर में भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक, 4 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट के जरिए बताऊंगा, जिससे आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर गुणधर्म दिया है, तो धातु में इसका गुणधर्म क्या होता है और अधातु में इसका गुणधर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर धातुइक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है। देखिए जो धातु जो होता है वो चमकदार सतह होती है। धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। वहीं पर अधातु चमकीली होती है। अधातु कैसी होती है, चमकीली होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला नहीं होता, अर्थात ये आपका अपवाद में आ गया। प्यारे बच्चों क्या आ गया, अपवाद में। ये आपका अपवाद है, ये आपका क्या है, अपवाद है। देखिए आपको ऐसे जानेंगे कि धातु जो होती है चमकीली होती है, चमकदार होती है। उसके बाद में जो अधातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती है, परंतु आयोडीन जो होता है वो आपका धातु होकर भी चमकीला होता है, अर्थात इसे कह सकते हैं आयोडीन आपका अपवाद है। अपवाद को मत याद करिएगा। आपको जो आपका जैसे धातु क्या होती है, चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। आप ऐसे याद करिए। आपको आयोडीन मालूम होना चाहिए कि वो क्या आपका होता है, वो आपका धातु में क्या होती है, चमकीली होती है। तो चमकीली होने से वो धातु नहीं हो जाएगी, ये अपवाद में की श्रेणी में आपका आता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कठोरता, क्या आपका कठोरता धातुएं सामान्य कठोर होती है। धातु क्या होता है, कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं कठोर नहीं होती। जैसे लिथियम क्या है, धातु है, लेकिन वो देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम आपका जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। पोटेशियम हो गया, वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। समझ में आ गया। तो धातुएं क्या होती, सामान्यतः कठोर होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि धातु होकर भी अधातु की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा कि धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है। तो देखिए अधातु कठोर नहीं होती है, तो ये आपका देखिए लिथियम सोडियम क्या है, ये आपका धातु है फिर भी कठोर नहीं है, तो ये आपका धातु नहीं, बिल्कुल नहीं।
इनको छोड़कर, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको छोड़कर जितनी भी धातुएं होती है सब क्या होती है, कठोर होती है, जिनको चाकू से काटा जा सकता है, और ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए आपका अधातु जो होता है ये कठोर नहीं होते। अधातु क्या होता है, कठोर आपके नहीं होते हैं। और कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ है। आपने एक हीरे को देखा होगा, हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ है, उसे नहीं, वो बहुत ही कठोर पदार्थ है। इस दुनिया में कुछ कठोर की बात की जाए तो सबसे कठोर क्या होता है, हीरा है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है उसके रूप में। देखें, धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। कमरे के ताप के आधार पर धातु ठोस में पाई जाती है। केवल मरकरी क्या होता है, पारा को छोड़कर जो दरों में डुबो रूप में पाया जाता है। मतलब देखिए धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर जो होती है वो क्या होती है, ठोस रूप में पाई जाती है। लेकिन आपने पारा, एक पारा सुना हो जो थर्मामीटर में लगा होता है, पारा, वो आपका एक धातु होता है, लेकिन कमरे की ताप पर वो क्या होता है, लिक्विड में होता है, द्रव फॉर्म में होता है। समझ में आ गया। और अधातु क्या होता है, अधातु आपका ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। ब्रोमीन आपका क्या होता है, तरल रूप में होता है। ब्रोमीन को छोड़कर जितनी भी अधातुएं होती है जब ठोस और गैस में पाई जाती हैं। अधातु के कमरे के ताप पर जो होती है धातुएं जो होती है ठोस में पाई जाती है, लेकिन पारा को छोड़कर कुछ चीज़ें अपवाद हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आघातवर्धकता मतलब किसको पीटकर कितना पतला किया जा सकता है। कुछ धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित, जैसे सोना देखिए बहुत ही पतला किया जा सकता है, और धातुओं में आघातवर्धकता नहीं होती है। अर्थात आघातवर्धकता का मतलब होता है कितनी चपटी की जा सकती है। तो आप धातु में लिखेंगे कि धातु जो होती है उसे पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है, और अधातु में आप लिखेंगे कि जो अधातुएं होती है उसको पीट कर पतला नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। पांचवा है आपका तनेता। तनेता में होता है पतली चादर तार के रूप, जैसे तारवा नहीं होता, आपने तार देखा होगा, क्या होगा, तार को देखा होगा, वो बहुत ही कोई तार होता है बहुत ही दूर तक जाता, कोई तार होता है छोटी दूर तक। तो देखिए धातु तन्यता का मतलब होता है कितनी लंबाई हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब जो धातु होती है उसको महीन सा पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात अधातु को तार के रूप में लंबा नहीं खींचा जाता। छठवां है विद्युत व उष्मा के चालक। क्या है, विद्युत व उष्मा के चालक। धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। सीसा और मरकरी कुचालक होते हैं। अब देखिए सुचालक में क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। जैसे लोहा में अगर करंट को फ्लो करवाएं तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। लेकिन दो चीज़ें अपवाद है। अपवाद में क्या है, आपका लेड है और मरकरी है, सीसा और मरकरी। देखिए शीशे में अगर आपको करंट छुआएं तो उसमें करंट नहीं लगेगा, कि वो धातु होकर भी उसमें करंट नहीं लगता है। मरकरी में आप अगर करंट को छुआएं, तार को लगाएं तो भी आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि मरकरी धातु होते हुए भी आपका कुचालक का काम करती है। तो आप ऐसे कहेंगे, धातु में लिखेंगे आप कि सीसा और मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं सब क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। अब देखिए ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल आता है, पेंसिल की नोक पर जो लगा होता है वो आपका अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें उसमें जो होता है विद्युत प्रवाह किया जा सकता है। ठीक, तो आप अधातु में ऐसा लिखेंगे कि ग्रेफाइट को छोड़कर जितनी भी अधातुएं होती हैं किसी में भी विद्युत व उष्मा का चालक कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता है। घनत्व, सतवां घनत्व, अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। देखिए जो धातु का घनत्व होता है वो अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ऐसे आप लिखें, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं सब का घनत्व अधिक होता है। अब अधातु में क्या लिखेंगे, अधातु का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। आठवां आपका देखिए, आठवां धावानिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। देखिए ध्वनिक मतलब जैसे कहने का तात्पर्य, अगर धातु को कहीं पर पटक दें तो धातु आवाज़ उत्पन्न करेगी, लेकिन अधातुएं ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती है। आप पीतल ले लीजिए या आप क्या ले लीजिए, सोने को ही ले लीजिए, जब उसको पीटते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। लेकिन अधातु को ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल क्या आपका जो क्या ग्रेफाइट,
वो आपका क्या, एक धातु, उसको पीटेंगे तो आवाज़ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि धातु को पीटने पर या धातु को किसी सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है और अधातुओं में ध्वनि नहीं पाई जाती है। ये आप देखिए पॉइंट अपने से आप समझिए। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और धातुएं क्या होती है, अम्लीय ऑक्साइड ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है या आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अब आइए दूसरा आगे देखिए, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के क्या है, रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखिए, वायु के साथ अपक्रिया। पहला गुणधर्म क्या है, वायु के साथ अपक्रिया। तो आप यहाँ पर देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ऐसे आपको गुणधर्म याद करना पड़ेगा। धातु क्या के वायु के साथ अपक्रिया और धातु प्लस ऑक्सीजन। तो आपका कॉपर क्या धातु है, O2 क्या आपका धातु ऑक्सीजन है। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना, इधर 2 था, 2 बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम लिख लीजिए Al+ में, O2 ले लीजिए, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, Al। देखिए एक सेकेंड, देखिए एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। और एल्युमिनियम 2 लगा देंगे, O3 कितना है इधर, O3 आपका कितना है, देखिए इधर आप एल्युमिनियम पर 2 लगा देंगे और इधर आपको इस देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4 एल्युमिनियम। एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं। इधर देखिए, अगर इधर हम 2 लगा दें तो 2 दूना 4 एल्युमिनियम, 4 बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ये आपका बैलेंस हो गया। इस प्रकार आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए धातु कॉपर है और ऑक्सीजन आपका क्या, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया। मैग्नीशियम धातु आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब देखिए यहाँ पर तीनों की अब क्रिया, देखिए कॉपर ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये आपका तीनों चीज़ें बनी कि कोई आपसे पूछ भी ले कि धातु को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, तो धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। देखिए सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा। देखिए सोडियम जो होता है और पोटेशियम जो होता है, अगर ये वायु के संपर्क में रख दे तो ये जो होता है ये तुरंत क्रिया करके जल जाएगा। इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। सोडियम और पोटेशियम इतना खतरनाक होता है कि बम का कारण भी कर सकता है, तो इसीलिए उसको क्या होता है, केरोसिन यानी तेल में, मट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये आपको जानना आवश्यक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया, ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ आ गया। आगे देखते हैं। आगे आपका है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे अपक्रिया करते हैं। ये भी आपको कोई पूछ ले आपसे कि कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ धीरे अपक्रिया करती है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb यानी लेड, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और फेरिक, देखिए आयरन जो होता है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला है Ag और Au यानी सोना और चांदी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करते हैं। देखिए अब आपका अभी मैंने क्या बताया था कि आपका जो धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम और चांदी और सोना यानी Ag और Au इन दोनों को छोड़कर क्योंकि ये दोनों धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ ले उभयधर्मी ऑक्साइड क्या, तो वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के परस्पर संयोग से ये दोनों की अपक्रिया से प्राप्त होते हैं, अपक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु है और क्या है, अधातु है। धातु और अम्ल है और क्षार है। अम्ल और क्षार का भाई
भैया साफ बात है यार, जब अम्लवा और क्षारवा का संयोग करबो तो का बनी लवण तथा तो जल तो बनबे करी। तो वही होता है कि जब अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से लवण तथा जल बनता है, जिसे उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये आपका 1 नंबर से 2 नंबर में पूछ लेता है। तो इधर देखिए ये आपका क्या अम्ल है, सॉरी ये आपका क्या क्षार है, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका लवण बन गया, ये आपका जल बन गया। उसके बाद में देखिए इधर आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराई गई, सॉरी ये आपका अम्ल है, अम्ल HCl आपका अम्ल है, क्षार है, अम्ल और क्षार का सोडियम एल्यूमिनेट बना। समझ में आ गया। अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से जो बनता है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, लवण तथा जल बनता है। अब देखिए जल के साथ अपक्रिया, धातु को अभी देखिए धातु को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के पहला हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रासायनिक गुणधर्म थे इसका, पहले हमने क्या पढ़ा था, इसका रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई जाए। उसके बाद में अब दूसरा आपका आता है कि हम जल के साथ अपक्रिया कराएं। क्या कराएं, जल के साथ अपक्रिया इसका कराएं। तो धातु को जल के साथ अपक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए और धातु ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया फिर से कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे देखिए धातु ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम धातु ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड यानी NaO बन जाएगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा। यही चीज़ें आपका रासायनिक गुणधर्म है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सारणी बनाई हुई है, देखिए सारणी को देखिए, सारणी को अच्छे से देखिए। धातु पहला शुरुआत करते हैं, ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो होता है ठंडे जल के साथ क्रियाशील होता है। धातु गर्म जल के साथ क्रियाशील जो होता है मैग्नीशियम होता है। केवल भाप के साथ जो क्रियाशील होता है वो एल्युमिनियम फेरिक जिंक होता है। और जो जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता वो लेड कापर AU AG, ये आपका जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। फिर बच्चों देखिए समझिए और पढ़िए, समझ में आ गया। देखिए पहला आपका कंडीशन क्या है कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील जो होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम होते हैं। और केवल भाप के साथ जो क्रियाशील होते हैं एल्युमिनियम फेरिक जिंक होता है। और गर्म जल के साथ क्रियाशील जो होता है मैग्नीशियम होता है। और जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता, जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता किसका, लेड कापर AU AG का। इन चारों का जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता है, यहाँ पर मैंने बताया था एल्युमिनियम। ठीक, आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट आपका है कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ये रही आपकी कंडीशन कि जल के साथ अपक्रिया क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए तीसरा धातु की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। तनु अम्ल क्या है आपके, HCl क्या है आपका, HCl आपका तनु अम्ल है। तो धातु ले लीजिए, आपका कोई भी ले लीजिए, Fe ले लीजिए। Fe के साथ HCl की क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बन जाएगा प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया। इधर देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। देखिए कुछ कंडीशन भी इसके साथ है। फेरिक यानी लोहा को हमने किसके साथ अपक्रिया कराया, लोहे को हमने अपक्रिया कराया, लोहा की अपक्रिया तनु अम्ल के साथ कराएं तो H2 हाइड्रोजन गैस निकल गया। समझ में आ गया। मैग्नीशियम का क्रिया HCl के साथ कराएं तो भी हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस। अर्थात जब भी हम धातु का तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो सभी में हाइड्रोजन गैस निकलता है। इतना आपको कन्फर्म होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए कि धातु जो होता है तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये आपका Fe है, Mg है, जिंक है, एल्युमिनियम है। अब देखिए यहाँ पर कापर Ag और Hg यानी सिल्वर कापर
और पारा तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। कोई आपसे पूछे कि कॉपर की क्रिया आप HCl से कराइए, आप बोलेंगे सीधा कि कॉपर जो होता है तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। आप बोलेंगे Ag की क्रिया Cl के साथ करिए, Ag की क्रिया Cl के साथ नहीं हो सकती है, अर्थात यह तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं होता। कॉपर पारा की यानी Hg की क्रिया धातु के साथ HCl के साथ करवाइए, तनु अम्ल के साथ, तो भी अब क्रिया नहीं। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कितनी बार बताओ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद होना आवश्यक है कि कॉपर एल्युमिनियम Ag सिल्वर और पारा की क्रिया तनु अम्ल के साथ नहीं होती है। चौथा देखिए, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया, धातु की अन्य लवणों के साथ अपक्रिया प्यारे बच्चों। तो देखिए धातु प्लस लवण विलयन में जब मिलाएंगे तो लवण विलयन प्लस धातु निकलेगा। यहाँ पर देखिए समझ में आ गया। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ धातु हमने ले लिया सोडियम और लवण आपने ले लिया MgCl ले लिया, ये आपका क्या लवण है, तो ये आपका NaCl बन जाएगा प्लस Mg बन जाएगा। क्या बोला है, लवण विलयन बना, लवण विलयन मिला, धातु निकला, धातु निकला। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, रसगुल्लो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि धातु और लवण विलयन, धातु प्लस लवण विलयन की क्रिया कराएं तो हमने क्या बना, लवण विलयन में यानी लवण मिला और इधर क्या मिला, धातु मिल गया, धातु आपका Mg मिल गया। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अधिक क्रियाशील धातु है अपने से कम क्रियाशील धातुओं की उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। आ गया मेन पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी से पूछ लीजिएगा, कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि आपका सक्रियता श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट। तेरा बच्चों जब हमने बोर्ड परीक्षा दिया था 2023 में, तो भी आपका इसी प्रकार कुछ सक्रियता श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए हैं सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस साल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सक्रियता श्रेणी समझते हैं प्यारे बच्चों कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनके किसके क्रम में, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में, कि उसकी क्रियाशीलता किसकी अधिक है। देखिए बहुत सारे बच्चों से आप पूछो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सोडियम, बट ऐसा नहीं है। सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व तो नहीं है, पोटेशियम उससे अधिक क्रियाशील तत्व है। सबसे पहली बात, सबसे पहला आपका कौन सा क्रियाशील तत्व, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए पहला है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड। समझ में आ गया, ये रहे आपके सक्रियता। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, समझाएं ट्रिक, आप लोगों को ट्रिक मैं बता देता हूँ। आपको ट्रिक लिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए आपका अधिक क्रियाशील तत्व है, इधर देखिए आपको समझ में अभी नहीं आया होगा। देखिए ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे जो है ये घटती अब क्रियाशीलता है, और ये आपका जो है पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व हैं। देखिए इधर एल्युमिनियम से लेकर नीचे जितने भी तत्व वो कम क्रियाशील तत्व हैं, और एल्युमिनियम के ऊपर जितने भी तत्व वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं। इसका एक फार्मूला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग PDF चाहते हैं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, और उस टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर वर्ड सेक्शन में भी दिया है। कनक मांगे LG, जिंक, लेड, जिंक, फेरिक, लेड। अब देखिए के से कनक, तो के से का, एन से ना, के से के, मांगे से Mg, Al से Lg, जिंक से जिंक। कनक मांगे Lg, जिंक, जिंक। अब देखिए इधर भी है, अभी
कनक मांगे Lg जिंक फिर लेड है। क्या? जिंक फिर लेड है, फिर लेड है। यहाँ तक देखिए ट्रिक ही है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग में लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए लॉन्ग में लिख देता हूँ, कनक मांगे Lg फिर लेड फिर कनक मांगे Lg जिंक, फिर लेड है। समझ में आ गया? के से पोटेशियम, N से सोडियम, के से फिर का से कैल्शियम, मांगे से Mg मैग्नीशियम, Lg से एल्युमिनियम, फिर से आपका हो जाएगा फेरिक, जिंक, कनक मांगे Lg फिर लेड है, कनक के मांगे Lg फिर लेड है। अब इधर देखिए ये आपका सबसे कम क्रियाशील Au जो आपका सबसे कम क्रियाशील तत्व है। याद हो गया ना कि कनक के मांगे Lg जिंक फिर लेड, Pb से होता है लेड है, कॉपर पारा एक्वेस Au कॉपर। समझ में आ गया? कनक मांगे Lg फिर लेड है, कॉपर पारा जिंक। समझ में आ गया? ये रहा आपका सबसे कम क्रियाशील तत्व तो ये है। ये आपका घटता क्रम है, इसके नीचे जितने भी तत्व आएंगे सब घटता है, और एल्युमिनियम के ऊपर जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो आपका क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आ गया? अगला आपका धातु की अधातु के साथ क्रिया, जैसे सोडियम धातु है, कार्बन अधातु है, तो इसका इस प्रकार क्रिया। तो तत्वों की क्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धायनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण आपका NaCl हो गया। Na जो आपका होता है, Na आपका देखिए NaCl कैसे बना है? Na पे प्लस चार्ज होता है, प्लस Cl पे माइनस चार्ज होता है। ये चीज़ें यहाँ पर NaCl का निर्माण कैसे हुआ? NaCl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NaCl का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, पहले 2 8 1, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका लिखा हुआ है। अब देखिए सोडियम पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। क्लोरीन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। देखिए क्लोरीन पे माइनस होता है, सोडियम पर क्या होता है? प्लस 1 चार्ज होता है, और क्लोरीन पे माइनस 1 चार्ज होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 10 और 7 17, ये आपका 2 8 7 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए क्लोरीन, ये आपका है सोडियम प्लस क्लोरीन। देखिए यहाँ पर सादा इधर है, दिखा देते हैं। ये आपका सोडियम है, प्लस ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो इसको हम क्रॉस से दर्शा देते हैं, क्रॉस से एस 1 2 3 4 5 6 1 7। कितने की कमी है? 1 की कमी है। कमी कितने की प्यारे बच्चों? कमी 1 की है। 1 आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण हो जाए। एक अगर इधर आ जाए, अगर 1 इधर आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो ये किधर से लेगा? सोडियम के पास एक क्या प्लस चार्ज है, सोडियम के पास एक क्या है? प्लस चार्ज है, तो इससे ये ले लेगा तो यही बना देगा, इसका क्लोरीन का 8 पूर्ण हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। ये आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा, हाई स्कूल के लिए नहीं पूछा जाता। समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। आयनिक यौगिक, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो। आयन जो होते हैं प्लस और माइनस आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आपका जो प्लस ऐसे प्लस आप ले लें,
तो ये आपका प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस ले ले प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर आप यहीं विपरीत ले ले, विपरीत में से होता है विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस चार्ज ले ले, एक माइनस चार्ज ले ले, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तथा मजबूत स्थिर विद्युत में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। और जब जैसे सोडियम पर आपने क्या देखा प्लस और क्लोरीन पर आपने क्या देखा माइनस, तो दोनों क्या हो गए, ये एक प्लस है माइनस है, तो ये आपको क्या होगा, आकर्षित हुआ, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना, ये आपका मजबूत क्या बन गया, मजबूत बंध बन गया, बंध बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। समझ में आ गया। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के क्या है गुणधर्म, देखिएगा। भौतिक प्रकृति, ये ठोस हुआ कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिकों प्रायः जल में घुलनशील है, प्रायः जल में क्या होती है घुलनशील, व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में आबिले होते हैं। देखिए जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक क्या, सोडियम क्लोराइड के आपके आयनिक यौगिक है, प्रायः जल में घुलनशील है। अगर सोडियम क्लोराइड को जल से किया तो घुलनशील है, बट अगर केरोसिन क्या मिट्टी के तेल से क्रिया कराएं, पेट्रोल से कराएं, तो वो आपका विलायक में आबिले है, मतलब नहीं मिलेगा। भाई सोडियम क्लोराइड की क्रिया अगर आप तेल में मिलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप पेट्रोल में मिलाए, मिट्टी के तेल में मिलाए तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से करा दें, आप जो तेजाब मिलता है, आप लोगों ने तेजाब 25 से 30 रुपये का आता होगा, आप लोग जाइए उस तेजाब को लाइए और सावधानी से आप क्या करिए, पानी को उसको मिलाइए, देखिए मिक्स होता है कि नहीं, मिक्स हो जाएगा। और वहीं कहीं पर थोड़ा पेट्रोल है उसमें छोड़ेंगे तो मिक्स नहीं होगा, ये आप रिस्क मत लीजिएगा, बट ऐसा सही है। हम कभी प्रैक्टिकली भी समझा देंगे। घुलनशीलता भी हमने समझा दिया। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी आपका देखिए ठोस भले है लेकिन वो विद्युत का चालन नहीं करता। अब आपका पानी में ले लीजिए, आप करंट चुआए, विद्युत धारा का प्रवाह कीजिए तो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए धातुओं की प्राप्ति, धातुयुक्ता। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या आएंगे कि ये आप पीडीएफ से पढ़ा रहे, पीडीएफ से तेरे बच्चे आपको समझ में आना आवश्यक है, ना कि पीडीएफ पे पढ़ा रहे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे, कॉपी पढ़ा रहे, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस चीज़ से आप लोग मतलब रखिए। समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। आखिरकार धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई है, समझ में आ गया बच्चों। देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। देखिए खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए ये नहीं कि मानव द्वारा निर्मित हो, प्राकृतिक से, जैसे पहले में जब विश्व युद्ध हुआ या कोई चीज़ें जो प्राकृतिक की देन है, वो सारी चीज़ें क्या आपको खनिज है, क्या है खनिज है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, अयस्क आपका अयस्क है वह खनिज जिसमें धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब चीज़ें क्या अयस्क है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ी मिल जाए भाई, कोई लकड़ी मिल जाए तो निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो अयस्क क्या होते हैं, वह खनिज जिसमें अधिक मात्रा में हो, जिसको निकाल कर हम कुछ बेच सके, कुछ आमदनी कर सके, कुछ पैसा मिल सके, वही आपका अयस्क है। तो धातुओं की प्राप्ति खनिज से हुई है और किससे हुई है, अयस्क से हुई, दो चीज़ों से, खनिज से हुई है और अयस्क से हुई है। अयस्क किसे कहते हैं, तो वह खनिज जिसमें धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसको निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, वही चीज़ अयस्क कहलाता है। अब देखिए वो आपका आता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वही चीज़ें जो अभी हमने आपको बताया। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन। देखिए ये आपका जो पांचों होता है, ये आपका सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ये पहले ही हमने समझा दिया है। और ये जो आपका 5 होता है, ये आपका मध्यम क्रियाशील होता है और सबसे कम क्रियाशील AgAu होता है। समझ में आ गया। तो ये आपका 3 पॉइंट थे जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर कमेंट करिए, वीडियो में कमेंट करिए कि ये चीज़ें सर हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करना, धातुओं का निष्कर्षण। चरण नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा है धातुओं को परिष्करण। अयस्कों समृद्धि, उसको समृद्ध करके हम क्या कर सकते हैं,
धातु को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में धातु का निष्कर्षण, जब उसका क्या हो समृद्धिकरण हो जाए तो उसका हम निष्कर्षण निकालेंगे, क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें हैं उसको करेंगे। फिर धातुओं को परिष्करण करेंगे, फिर शुद्धिकरण करेंगे, ले जाएंगे, जो सही चीज़ें रहेंगे उसको अलग करेंगे, धूल माटी लगे रहेंगे उसको निकालेंगे। यही चीज़ें क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। पहले समृद्धिकरण करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, फिर परिष्करण करेंगे। यहाँ पर देखिए अयस्क है, ये आपका अयस्क है, अयस्क का सांद्रण है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है, ये मध्यम है, ये निम्न क्रियाशील धातु है। देखिए तीनों प्रकार की धातुओं को कैसे हम प्राप्त करेंगे भाई। देखिए जो अधिक क्रियाशील तत्व के धातु है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, मध्यम क्रियाशील तत्व के धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, और जो है निम्न अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे, इसको देखिए जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेंगे उसको गलाएंगे। सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, Ag क्या है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको हम गलाएंगे, सोडियम पोटेशियम को हम गलाएंगे, अपघटन करेंगे। और मध्यम को रहेगा जैसे सल्फाइड अयस्क हो गया, कार्बोनेट अयस्क हो गया, HgSZnS जिंक कार्बोनेट हो गया। और उसके बाद में देखिए सल्फाइड अयस्क हो गया, निम्न अधिक क्रियाशील तत्व। ये आपका कुछ नहीं, ये आपका वही चीज़ें है, ये आपका पूछता नहीं बोर्ड परीक्षा में, बस आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे शुद्धिकरण करेंगे और कैसे इसका हम निष्कर्षण निकालेंगे। ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछता नहीं है, ठीक है। ये 1 शॉट है तो 1 शॉट में 1 शॉट की तरह आप लोग समझिए। बट देखिए मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे। कुछ मुख्य परिभाषाएँ हैं, कुछ मुख्य परिभाषाएँ क्या है कि गैंग क्या होते हैं, भर्जन क्या होते हैं, ये आपका मुख्य परिभाषा 1 नंबर में पूछ लेता है। 1 नंबर में क्या होगा, पूछ लेगा। गैंग पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग भाई मैला मटिया कोनो चीज़ यार जो खराब हुआ मैल लागू, वो क्या लिखा, पृथ्वी में खनने के समय अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है। एल्युमिनियम निकाला, सिलिका, कोई भी चीज़ धातु निकाला, उसमें मिट्टी लगा है या रेत की लगा है, कोई भी चीज़ लगा है तो ये गैंग है। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या बोला, सल्फाइड अयस्क, यह आपका सल्फाइड अयस्क है, किसके, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप देने पर क्या होता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया SO2, ये आपका है। समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला आपका निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 अयस्क, उसके साथ जिंक, कुछ भी धातुओं की चीज़ें जोड़ दीजिए। जिंक कार्बोनेट, अधिक तापमान हमने दिया, अधिक ताप पर गर्म करने पर, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात ZnO में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। और यही क्या है, निस्तापन है। अगला आपका अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक को उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे क्या बोला, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड ZnO, धातु ऑक्साइड AlO ले सकते हो, ये भी धातु ऑक्साइड है। KNO ले सकते हो, ये भी धातु ऑक्साइड है। तो क्या बोला, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अयस्क का उपयोग करके धातु प्राप्ति की जा सकती है। देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड है और उसके साथ अगर हम कार्बन का उपयोग कर दें तो आपकी धातु की प्राप्ति हो जाएगी। कोई पूछे धातु की प्राप्ति कैसे होती है तो आप बोलेंगे जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो हमें धातु की प्राप्ति होती है। अगला टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का क्या परिष्करण है, धातुओं से अप्रद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है। यह आपका विद्युत अपघटनी है। कैथोड किरणें हैं, एनोड किरणें हैं, अम्लीय हैं, ये आपका टैंक है, ये आपका अपद्रव्य है। ये आपको डेडिकेटेड वीडियोस को मिल जाएगा, बट आप ये सभी के लिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, एनोड पर जो होता है अशुद्ध तापा होता है। ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या एनोड है। देखिए समझा देता हूँ कुछ। ये आपका क्या है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। आप जब क्या करेंगे एनोड पर, देखिए पर बच्चों,
देखिए सबसे जो यहाँ पर क्या बता, धातुओं का परिष्करण है। धातुओं का परिष्करण क्या होता है, विद्युत अपघटनी द्वारा सबसे अधिक, सबसे अच्छा माना गया कि धातुओं का जो निष्कर्षण है, धातुओं का परिष्करण है विद्युत अपघटनी के द्वारा किया जाए। अब यहाँ पर देखिए ये दे लिखा है विद्युत अपघटनी, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। अब एनोड पर हमने कोई अशुद्ध तांबा रख दिया, अशुद्ध क्या रख दिया हमने, तांबा रख दिया, और इसको अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन दे, और कॉपर सल्फेट का विलयन दे तो, और ये आपका टैंक है तो अपद्रव्य। उसके बाद में इधर एनोड की तरफ जाएगा, इधर जो आपका एनोड होता है वो प्लस होता है, कैथोड जो होता है माइनस की तरफ होता है। अब यहाँ पर देखिए कैथोड पर शुद्ध तांबा बन जाएगा। भाई साहब जब आप एनोड पर डालेंगे अशुद्ध तांबा को अम्लीय कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में जब होगा तो ये टैंक में जाएगा, टैंक में जाने का अपद्रव्य बनेगा, यानी एनोड पंख होगा। उसके बाद में कॉपर पर 2+ चार्ज होता है, इसको तो मालूम है। फिर कैथोड की सहायता से बाहर निकल जाएगा, जो कि जब कैथोड पर पहुंचेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। विलयन जो होता है कॉपर सल्फेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। देखिए विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट से क्या कर जाती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन करंट जब प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और आबिले अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। पूछे एनोड पंख किसे कहते हैं, तो आबिले में जो मिला ना हो, मतलब जो मिला ना हो, अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर देखिए एनोड पंख, ये आपका एनोड पंख है, ये आपका जो कथा कलर है। अगला टॉपिक है आपका संचरण। क्या आपके बच्चों, संचरण। अगला टॉपिक क्या है, संचरण। तो देखिए संचरण, देखिए धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचरित हो जाती है। संचरण क्या होता है, धातु आप लोहा ले लीजिए, लोहा को अगर बाहर रख दीजिए, लोहा को बाहर रख दीजिए, वो क्या होगा, वायु की उपस्थिति में आएगा तो वो संचरित हो जाएगा। वायु की उपस्थिति में आएगा तो क्या हो, संचरित हो जाएगा, जंग लग जाएगा, काई लग जाएगा उस पर। समझ में आ गया। पहला सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। समझ में आ गया पर बच्चों। देखिए यहाँ पर एक मैं समझाता हूँ। वायु की उपस्थिति में सिल्वर, आपका जो सिल्वर क्या है, सिल्वर, तो एल्युमिनियम की क्रिया वायु की उपस्थिति में जब कराएंगे तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि काले कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काले कलर का हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका कापर, कापर की क्रिया, वो एल्युमिनियम था, ये आपका क्या, कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। कापर Cu कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस CO कॉपर ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, ये आपका O2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया। क्या बोले यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिएगा। बोला है कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कॉपर, ये आपका हरे रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा देखते हैं लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग किसे कहते हैं, अगर आप लोहे को वायु के उपस्थिति में, वायु के संपर्क में कहीं बाहर रख दे और उस पर पानी लग जाए, पानी बरसेगा, वायु आएगा तो उस पर जंग लग जाएगा, उसी को उस पर भूरा कलर की भूरे रंग की एक पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। कहा ना इन गाँवों में, ए यार खटियो जंग लागे, हे यार पल्लो जंग लागे, वह काले रंग की परत चढ़ जाता है, वह है। ठीक है, समझ में आई गए हुई आप लोग इन गए। संचरण से सुरक्षा, अब देखिए अगर आपको जंग से बचाना है तो उसके लिए लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है भाई साहब कि लोहे को जंग से नहीं बचाया जा सकता, लोहे को जंग से बचाया जा सकता। कैसे बचाया जा सकता, देखिए
पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस लगाकर यहाँ पर ग्रीस लगाकर इस दलेपन करके क्रोमियम का लेपन द्वारा एनोडीकरण द्वारा या मिश्र धातु बनाकर पेंट लगाई दो भाऊ। वह जो मिलत है पेंट वाला है कोई लगाई दो, चाहे तेलवा लगाई दो, मट्टी तेल ले आओ लगाई दो, चाहे ग्रीसिया जो लगा दो साइकिल में लगा तो ग्रीसिया नहीं लिखा था चैनलों में लागत ना है बोल के जो ना तो वही लागत वह ग्रीसिया लगाई दो तब वो नहीं वो का हुआ था जंग वाला कि समझ में आएगी कि नहीं। एस दलेपन करके लगाई दो, क्रोमियम लेपन द्वारा लगाई दो, अनोडीकरण द्वारा लगाई दो, मिश्र धातु बना के लगाई दो। समझ में आएगा। एस दलेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे इस दलेपन प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया होगा इस दलेपन प्रक्रम किसे कहते हैं। छठवां आपका मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे समझिए मिश्र धातु और अधातु की क्रिया करा दे तो भी आपका मिश्र धातु बनेगा, धातु अधातु की क्रिया कराएं तो भी मिश्र धातु प्राप्त होगा, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले मिश्र धातु किसे कहते हैं तो आप आराम से कहेंगे 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु की क्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम। अब ये पीतल का निर्माण कैसे होता है, जो पीतल का कारण है पीतल एक बर्तन हुआ तो पीतल में कापर और जिंक का मिश्रण होता है, अर्थात ये आपका क्या है मिश्र धातु है। कांसा ले लीजिए, कांसा में कापर और टीन का प्रयोग होता है और जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु या धातु का प्रयोग हो से हम क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। सोल्डर ले लीजिए, लेड प्लस टीन का होता है, ये भी आपका मिश्र धातु है। अमलगम ले लीजिए, उसमें भी मरकरी और अन्य तत्व मिले होते हैं। ये आपका देखिए समाप्त हो, ये आपका रहा 1 शॉट। देखिए इतना सारा PDF है तो आप लोग PDF चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए ये मत देखिए कि PDF से पढ़ाया जा रहा किससे, आपको समझ में आना आवश्यक है, आपको PDF अच्छे से मिले, नोट्स अच्छे से मिले ताकि आप स्वयं से ही पढ़ ले जाएँ। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी ने वीडियो से टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।